नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। 1875 के करीब में एक किताब आई थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसके 11वें समोल्लास में उसके लेखक दयानंद सरस्वती विभिन्न मतों का खंडन करते हुए यह कहते हैं कि उनके धर्म ग्रंथों में पंडित पुरोहितों ने तमाम तरह की मिलावटें कर दी हैं। आज उनकी वंशजें यह प्रचारित कर रही हैं कि यह मिलावटें अंग्रेजों और मुगलों ने की है। ठीक इसी तरह से जब देश आजाद हुआ तब सत्ता एक खास वर्ग के हाथ में गई जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं। चाहे मंत्रिमंडल हो या फिर नौकरशाही या फिर जितने भी लाभ के पद, सब पे उन्हीं का वर्चस्व रहा। एजुकेशन सिस्टम पे तो उनका एक छत्र राज था। वहाँ पे उनने तमाम तरह की किताबें लिखी। इन किताबों में इनने तरह तरह के फर्जी चरित्र भी क्रिएट किए और कुछ चरित्र तो अंग्रेजों के समय में ही क्रिएट करने शुरू कर दिए गए थे। 1837 में जब पहली बार अशोक स्तंभ पे लिखे हुए शब्दों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ डाला था, तब से ब्राह्मणवादियों में झुरझुरी दौड़ गई थी। रातों की नींद उड़ गई थी। दिन के उजाले में तारे नजर आने लगे थे। इतना महान सम्राट जिसकी सीमाएं ईरान तक थी, इतने सारे शिलालेख, ऐसा लगा जैसे ब्राह्मणवादी इतिहासकारों में बिजली के झटके लग गए हों। अचानक से एक रेस होने लगी कि कैसे इसका क्रेडिट गपोड़ लिया जाए। वो तो शुक्र मनाइए कि सम्राट अशोक का नाम 1837 में नहीं पता चल पाया था, वह 1915 के बाद ही पता चल पाया। तब तक इनने एक फर्जी चरित्र चाणक्य का निर्माण करना शुरू कर दिया। कागजों पे चाणक्य का, कौटिल्य का और विष्णुगुप्त का जन्म होने लगा और आजादी के बाद यही सारी गपोड़ लीलाएं इनके लिए बहुत ही फलदायी साबित हुई। जिस सम्राटों के सम्राट अशोक का सिर्फ नाम स्मरण कर लेने से उनकी वंशजों के नसों में खून उबाल मारने लगे, पराक्रम का वो उत्साह से लबरेज हो जाए, उसको दबाने के लिए, उन्हें कायर बनाने के लिए एक फर्जी चरित्र चाणक्य को क्रिएट करके पूरे मौर्य साम्राज्य का क्रेडिट ही उसको दे दिया गया। आज सम्राट अशोक की वंशजें सम्राट अशोक का नाम याद नहीं कर रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इस कागजबीर चाणक्य नाम के काल्पनिक फर्जी चरित्र का व्हाट्सएप मैसेज खेल रही हैं। सभी भारतीयों के जनमानस में यह बात फैलाई गई कि चाणक्य ही महान था, उसी के कारण ही चंद्रगुप्त आगे बढ़ पाए। लेकिन बात सिर्फ इसी से नहीं बननी थी, इसके लिए चंद्रगुप्त को नीचा भी दिखाना जरूरी था। इसीलिए किसी ने उनको मूरा दासी की पैदाइश बता दिया तो किसी ने उन्हें नीच बता दिया। कुछ ने उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्षत्रिय कहना शुरू किया और कुल मिला के जब आप उन्हें क्षत्रिय कहते हैं तो आप न चाहकर भी वर्ण व्यवस्था ले जाकर वहां पे लाद देते हैं, जबकि उस समय कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ब्राह्मणवादी इतिहासकार इस फर्जी चाणक्य को, जो कि 20वीं सदी में कागज पे पैदा हुआ, को ले जाकर सीधे 2400 साल पहले फिट करते हैं और उस समय जब जाति प्रथा नहीं थी, उस समय भी उसकी जाति खोज निकालते हैं। अब सुनिए ये ब्राह्मणवादी इतिहासकार आपको क्या बता रहे हैं। ये लगभग सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो कि एक बिल्कुल गुमनाम व्यक्ति था, पता नहीं किस जाति का था, उसे राजा बनाया था और एक ब्राह्मण होने का उसने अपना दायित्व निभाया था। सुना आपने? जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, ये नीरज अत्री 1871 में अंग्रेजों ने भारत में कास्ट सिस्टम लाया ऐसा प्रचारित कर रहे थे। इसी को आप अब इंडिया में ले आइए। यहाँ पर जब अंग्रेज आए, उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर किया, शब्द वो ले आए सेंसस के अंदर। 1871 में पहला सेंसस हुआ और वहाँ पर उन्होंने कास्ट शब्द डालना शुरू किया, साथ में रिलीजन शब्द डालना शुरू कर दिया। तो ये है जो अगर ब्रीफ में हम बात करें कि जो कास्ट शब्द है वो अंग्रेजों की हमें देन है। और आज ये 2400 साल पहले चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे हैं, लेकिन इन्हें चंद्रगुप्त की जाति नहीं मिलेगी। हाँ, इन्हें चाणक्य की जाति जरूर मिल जाएगी, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय में जाति नहीं थी। लेकिन यह 20वीं सदी की कागज पर पैदा हुआ चाणक्य अगर फिट हो रहा है तो जरूर आज की जाति 2400 साल पहले इसके पास चली जाएगी। चाणक्य के क्या क्या उत्खनन प्रमाण हैं या नहीं है, इस पर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वीडियो 41, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देख लीजिए। इस क्लिप को दोबारा सुने। ये लगभग सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो कि एक बिल्कुल गुमनाम व्यक्ति था, पता नहीं किस जाति का था, उसे राजा बनाया था और एक ब्राह्मण होने का उसने अपना दायित्व निभाया था।
चंद्रगुप्त गुमनाम व्यक्ति था और चाणक्य मशहूर, क्योंकि वो तो ब्राह्मण था। इसे ही कहते हैं इतिहास का ब्राह्मणीकरण। सम्राट अशोक जो कि चंद्रगुप्त के नाती थे, उनके शिलालेखों पे कहीं भी किसी चाणक्य का या किसी ब्राह्मण का नाम तक नहीं आया है। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी उस पे भी कहीं नाम तक नहीं आया है। सोचिए, चाणक्य इतना प्रसिद्ध था, उसका एक सिंगल प्रमाण तक नहीं मिला, न ही उसका कुछ लिखा हुआ मिला, न ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कुछ लिखा हुआ मिला। और ये अत्रि महोदय सीधे टाइम मशीन से 2400 साल पहले जाकर चाणक्य का जाति प्रमाण पत्र बांट दिए। दरअसल भारत में जातिवाद, वर्णवाद की पैदाइश भी इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा की गई है। यही कारण है कि जब भी कोई महान शासक मिलता है, उसके पीछे ये एक काल्पनिक चरित्र को खड़ा कर देते हैं, जिसका न तो जन्म मिलेगा, न ही मरण मिलेगा, न ही कोई उत्खनन प्रमाण मिलेगा तो सिर्फ गप्पे, वो भी कागज पे। और ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मी लिपि पर लिखा हुआ कुछ मिलेगा, वो सारी की सारी देवनागरी लिपि में। यानी कि जब से लिखावट शुरू हुई है मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में, तब की हाकी गई गप्पे। अब सवाल यह है कि जब चाणक्य का कोई प्रमाण ही नहीं है, तब भी ब्राह्मणवादी इतिहासकार आए दिन किसी न किसी सिलेबस में उठा के इसे डाल देते हैं। जैसे राजस्थान सिलेबस में चाणक्य को पढ़ाया जा रहा है, कई और सारी किताबों में चाणक्य को उठाकर फिट कर दिया गया है। लेकिन जब सवाल यह उठाया जाता है इन्हीं ब्राह्मणवादी इतिहासकारों से कि इस चाणक्य का प्रमाण क्या है, तब ऐसा लगता है जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। कुछ तो पतली गली से निकल लेते हैं। एक दो बेशर्म दो तरह के प्रमाण देते हैं। एक प्रमाण तो ये एक नाटक की किताब मुद्रा राक्षस से देते हैं, और दूसरा प्रमाण एक महावंश नाम की किताब जो कि श्रीलंका की है उससे देते हैं। आइए दोनों प्रमाणों की जांच करते हैं कि दोनों किताबों में कितना सत्य लिखा है, कितना ऑथेंटिक है, या वो दोनों भी गपोड़ गाथा है। मुद्रा राक्षस 1850 में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुवादित की गई है, जो कि वो अपनी 18 साल की उम्र में अनुवाद करना शुरू कर चुके थे। यानी कि 1868 से पहले इस मुद्रा राक्षस का कोई हिंदी वर्जन उपलब्ध नहीं था, जबकि 1837 में पहली बार मौर्य काल की स्तंभलेख को पढ़ा गया था। आप कनेक्शन जोड़ लीजिए। जैसे ही कोई भी उत्खनन प्रमाण मिलता है या कोई भी घटना घटती है, यह संस्कृत पे इनकी लेखनी चलनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात कि मुद्रा राक्षस एक प्ले है, नाटक है। 16वीं सदी में शेक्सपियर भी बहुत सारी नाटक लिखा करते थे। अब उनकी किसी एक नाटक को उठा के कोई दिखाए कि देखो भाई वो 16वीं सदी के हैं और ये जो नाटक लिखे हैं वो 2500 साल पहले की है, 3000 साल पहले की है और वो सच है, तो इस तरह के प्रमाण देना अपने आप में ही मूर्खता की निशानी है। और जो लोग 16वीं सदी में 2250 साल पुराना स्तंभलेख नहीं पढ़ पा रहे थे, 13वीं सदी में भी नहीं पढ़ पा रहे थे, वो भला मुद्रा राक्षस से चाणक्य का क्या प्रमाण देंगे। इसी तरह से कुछ और भी किताबें हैं जहाँ पे तरह तरह के काल्पनिक चरित्र खड़े किए गए हैं। जैसे अशोकवदान में उपगुप्त नामक एक मोंक खड़ा किया गया है और बताया गया है कि यह अशोक का गुरु था। जैसे चंद्रगुप्त के पहले इनने विष्णुगुप्त को खड़ा किया, कुछ लोगों ने उसे कौटिल्य कहा, कुछ लोगों ने चाणक्य तक कह दिया, जिसे कि इतिहासकारों ने पूरी तरह से नकार दिया है। और ये सिर्फ कागजी लेख हैं जो पिछले 100-150 सालों के अंदर कंपाइल किए गए हैं। इनका रियलिटी से, उत्खनन से कोई भी एक सिंगल प्रमाण तक नहीं मिला है आज तक। तो अब यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि मुद्रा राक्षस लिखा किसने था। अब आप मुद्रा राक्षस हिंदी में ऑनलाइन PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित यह संस्कृत नाटक है। याद रखिएगा, नाटक है। साथ में इसमें यह भी लिखा है कि महाकवि विशाख दत्त कब और कहां पैदा हुए इसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें यह भी लिखा है कि यह 9वीं तथा 10वीं सदी में उत्तरी भारत में पैदा हुए, ऐसा ज्यादा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन इनकी लिखी हुई कोई भी हस्तलिखित पांडुलिपि आज तक नहीं मिली है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में पहली बार इसका हिंदी अनुवाद किया था। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि 2400 साल पुराने चाणक्य का क्या प्रमाण है, जब उसके लिखने
वाले राइटर तक का प्रमाण नहीं मिल रहा। इसके अलावा कुछ लोग एक बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी चाणक्य का प्रमाण देने की कोशिश करते हैं। यह महावंश श्रीलंका की किताब बताई जाती है, जिसमें वहाँ के राजवंशों के बारे में कुछ टीका टिप्पणी की गई है और उसका काल शुरू होता है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। उसके अध्याय 5 में लिखा है, फिर मौर्य वंश में प्रसिद्ध महाराज चंद्रगुप्त थे, जिन्हें महाक्रोधी ब्राह्मण चाणक्य ने 9वें नंद घनानंद को मरवाकर सकल जम्बूद्वीप का राजा बनाया। इसके बाद चाणक्य का उस किताब में कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। सिर्फ 2 शब्द आया है, ब्राह्मण चाणक्य, और इसी से पूरा खेल रच दिया गया है। चूंकि इस किताब में 5वीं सदी के राजाओं का भी वर्णन मिलता है, इसका मतलब कि यह काफी बाद में लिखी गई है। तो सवाल यह है कि यह किताब कितनी ऑथेंटिक है। इसको जानने के लिए आप सीधे प्रथम अध्याय पर आ जाइए। इसमें लिखा है कि भगवान बुद्ध 3 बार लंका द्वीप में पधारे। पहली बार बुद्धत्व के 9वें महीने में, दूसरी बार बुद्धत्व प्राप्ति के 5वें वर्ष में और तीसरी बार 9वें वर्ष में। जबकि अब यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि बुद्ध कभी श्रीलंका गए ही नहीं थे। इसके अलावा भी बहुत सारी गपोड़ लीला इस किताब में लिखी है। यह भी लिखा है कि जिस दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उसी दिन उनके सम्राट जो विजय थे वो उसी दिन लंका पहुंच गए। आगे सम्राट अशोक से भी रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें उसमें लिखी गई हैं। यह भी लिखा गया है कि उन्होंने 99 भाइयों की हत्या तक कर दी थी। इससे ये पता चलता है कि इस किताब को जिसने भी लिखा है उसको मौर्य साम्राज्य से काफी नफरत भी है। तो फिर आप इस महावंश की फेंकू किताब को कितना सही मान सकते हैं? यहाँ तक कि इस पुस्तक के भूमिका में टिप्पणीकार खुद ही कहते हैं कि महावंश में जो कुछ भी लिखा है उसे आंख मूंद कर सच नहीं माना जा सकता है। जगह जगह पर जो अनेक अलौकिक बातें आती हैं वे भी इतिहास न होकर उनके रचयिताओं की मानस कल्पना ही हैं। इस बात को समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हॉलीवुड में एक मूवी आई थी अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर 2012 में। इस मूवी में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रियल घटनाओं के साथ साथ कुछ फिक्शन जोड़ दिया गया था, जैसे कि वह रात में वैम्पायर्स का शिकार करते थे। अब आज से 200 साल बाद, 400 साल बाद कोई ये सोच ले कि चलो अब्राहम लिंकन का नाम आ रहा है और जो वैम्पायर हंटिंग की भी घटना दिखाई जा रही है उसमें वो भी सही होगी। यही हाल है महावंशम का। कुछ नाम तो बिल्कुल सही मिलते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ घटनाएं और कुछ चरित्र बिल्कुल काल्पनिक ढंग से जोड़ और मोड़ दिए गए हैं, जो कि वेरिफिकेशन करने पर पूरी तरह से गलत भी निकल रही है। अब इस चाणक्य के किरदार का किसी भी बौद्ध ग्रंथ में कहीं भी नाम नहीं मिलता, न सम्राट अशोक के किसी शिलालेख पे मिलता है, न ही किसी अदर शिलालेख पे, लेकिन यहाँ पे यह नाम आ गया है। इसकी सच्चाई को समझने के लिए कुछ अन्य प्रमाण आप देखें। इस किताब में लंका शब्द का इस्तेमाल हुआ है और जब आप श्रीलंका का इतिहास उठा के देखें तो कहीं भी उसका नाम लंका नहीं था। उसका नाम चंद्रगुप्त के समय में सिंहल द्वीप था, जो कि मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है। बाद में इसका नाम सिलोन पड़ा और फिर इसका नाम श्रीलंका पड़ा। तो इससे ये भी पता चलता है कि यह बार बार जो लंका शब्द यूज कर रहा है वो भी फर्जी इसमें लाकर डाला गया है। और ये लंका भारत की एक किताब रामायण में भी मिलती है और ये वही रामायण है जिसमें श्रीलंका का भी वर्णन मिलता है और ये भी दिखाया जाता है कि भारत के लोग श्रीलंका जा रहे हैं। यानी कि ये दोनों किताबें आपस में कुछ घालमेल की गई हैं और यह घटना काफी बाद में की गई है, क्योंकि 5वीं 6वीं सदी तक के राजा महाराजाओं के नाम तो महावंश में भी मिलता है, जो कि श्रीलंका के थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि चाणक्य का जन्म ब्राह्मणवादी मानसिकता के इतिहासकारों के खोपड़े में हुआ है और पला बढ़ा यह कागज पे है और इसे जवान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पे किया गया है। इसके अलावा इसका कोई भी प्रमाण कहीं पे भी नहीं मिला है। दोस्तों, यह बुद्ध और अशोक की धरती है। यहाँ सूर्य, चांद और सत्य ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।